इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर्स, आज हम ले रहे हैं स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड। यानी कुछ ऐसी डायोड हैं जो किसी न किसी स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। लेट अस लुक एट दैम वन बाय वन। सबसे पहले है फोटो डायोड। ये एक ऐसी डायोड है जिसके ऊपर हम यानी जंक्शन जहाँ बन रहा होता है वहाँ हम एक ट्रांसपेरेंट विंडो प्रोवाइड करते हैं। बाकी सारे डायोड के पार्ट को हम मेटेलिक कवरिंग दे सकते हैं, लेकिन जहाँ पर जंक्शन है, जंक्शन किसको पॉइंट को कहते हैं? जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आपस में मिलते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज जंक्शन। ये जो लाइन हम दिखा रहे हैं, तो इस लाइन के ऊपर स्पेशली एक विंडो प्रोवाइड की जाती है ताकि लाइट इस जंक्शन तक पहुँच सके। और दूसरा, ये डायोड कैसे काम कर रही होती है? रिवर्स बायस मोड में काम कर रही होती है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस सर्किट नाउ। सर्किट में क्या किया हमने? पी और एन जंक्शन, इस साइड ये पी है, ये एन साइड है, तो इनको हमने कनेक्ट किया। लेकिन कनेक्शन जहाँ पर था वहाँ पर हमने एक विंडो प्रोवाइड कर दी है ताकि लाइट वहाँ पर पहुँच सके। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है रिवर्स, यानी नेगेटिव साइड को कनेक्ट किया पी साइड से, और पॉजिटिव को, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल को हमने कनेक्ट कर दिया, सेल या बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया एन रीजन से। यानी ये कैसी बाइसिंग हो गई? ये रिवर्स बाइसिंग हो गई। तो हमने रिवर्स बाइसिंग भी प्रोवाइड कर दिया। अब होगा क्या? जब लाइट फॉल करेगी एच न्यू अमाउंट की, मान लो सपोज इनिशियली कोई लाइट नहीं फॉल कर रही, यानी जंक्शन का तो ये सर्किट तो बन गया, लेकिन हमने कोई भी एच न्यू अमाउंट ऑफ फोटोन या कोई लाइट एनर्जी हमने उस पर इंसिडेंट नहीं करवाई। उस सिचुएशन में भी जो माइनॉरिटी चार्ज पी के पास कुछ लेस अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस होंगे, यानी कि माइनॉरिटी होंगे। इसी तरीके से एन रीजन के अंदर कुछ सम अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी, जिसको हम होल्स कह रहे हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इन माइनॉरिटीज़ की वजह से रिवर्स बाइसिंग है, तो इन माइनॉरिटीज़ की वजह से कुछ ना कुछ रिवर्स करंट सर्किट के अंदर फ्लो करता रहेगा, जिस करंट को हम कहते हैं डार्क करंट। डार्क करंट बोलते हैं। और ये कब होता है? व्हेन नो लाइट फॉल ऑन जंक्शन। तब जब जंक्शन पे कोई लाइट नहीं गिर रही, तब जो करंट हमें रिवर्स करंट मिल रहा है उसको हम कहते हैं डार्क करंट। अब मान लो लाइट गिरना शुरू हो गई है, लेकिन अगर लाइट की फ्रिक्वेंसी यानी कि कम है, यानी एच न्यू अमाउंट ऑफ जो एनर्जी हमें मिल रही है वो एनर्जी गैप से कम है, जब तक वो कम है तब तक कोई करंट नहीं फ्लो होगा, यानी तब तक कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे ही एनर्जी गैप से ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी फॉल की, यानी कि वो फोटॉन्स फॉल किए जिनकी एनर्जी ईजी से ज़्यादा है, एनर्जी गैप से ज़्यादा है, तो ऐसे फोटॉन्स फॉल करते ही क्या हो गया? जंक्शन के क्लोज। ये जंक्शन कैसा था? यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस थे और इस तरफ आपके पास पॉजिटिव चार्जेस थे। इमोबाइल पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस हमें यहाँ पर मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगी, यहाँ पर गिरेगी, तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे या होल्स थे वो एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर रीजनरेट हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो थे, जो पहले इलेक्ट्रॉन्स को किसने कैप्चर कर रखा था? होल्स ने कैप्चर कर रखा था, और वो कैसे बन गए थे? इमोबाइल बन गए थे। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स होल्स से सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होने के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होना। तो नियर द जंक्शन, इस जंक्शन के आसपास, क्योंकि जंक्शन पर ही लाइट गिर रही है और एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन्स वो जंक्शन के ही अंदर होंगे या तो या जंक्शन के आसपास होंगे। नाउ यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रीजनरेट हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे फ्रॉम दी नेगेटिव चार्जेस कमिंग फ्रॉम द बैटरी। अब यहाँ से भी नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं और वो क्या करेंगे? वो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो जनरेट हुए थे, न्यू इलेक्ट्रॉन्स, उनको सेपरेट कर देंगे और उनको भेज देंगे कहाँ पर? एन रीजन में। और होल्स कहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे? पी रीजन में। यानी कि एक ईएमएफ सेटअप हो गया। और इस ईएमएफ के सेटअप होने की वजह से कह सकते हैं हम कि यहाँ पर एक करंट जो है फ्लो करना शुरू हो गया अक्रॉस दी लोड रेजिस्टेंस। ये यहाँ पर क्या है? लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, या ये कह लो कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हुए थे वो कहाँ जाएंगे? वापस इस बैटरी में जाएंगे। यानी कि एक करंट, इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? करंट होता है। तो करंट यहाँ पर एक सेटअप हो गया इन दिस डायरेक्शन, और वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड हेयर वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, जो
करंट है, फोटो करंट है, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। वो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है। ये I1, I2, I3, I4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी बढ़ाई वी विल फाइंड कि जो रिवर्स करंट है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, यानी कि मोर एंड मोर फोटोन्स विल बी एबल टू रीच दी जंक्शन। जितने ज़्यादा फोटोन्स पहुँचेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे और उतने ज़्यादा आपका फोटो करंट भी इंक्रीज़ हो, यानी कि जो रिवर्स डायरेक्शन में करंट है यहाँ पे फोटो डायोड के अंदर, वो रिवर्स करंट भी इंक्रीज़ होता जाएगा और सैचुरेशन लेवल बढ़ता चला जाएगा। यानी अब जो हमारे पास टोटल करंट आया वो क्या है? सम टोटल है डार्क करंट का। डार्क करंट वो करंट थी कि जब कोई लाइट फॉल नहीं कर रही थी तब भी हमें माइनॉरिटी की वजह से करंट मिल रहा था, लेकिन वो था डार्क करंट। लेकिन अब लाइट फॉल करने पर वो नंबर जो है, यानी कि वो करंट का जो अमाउंट है वो काफ़ी बढ़ गया, और अब जो टोटल करंट आपको मिलेगी वो आप कह सकते हैं वो डार्क करंट। इफ़ सपोज मैं डार्क करंट को I0 कह दूं और उसके अंदर आपने I इंक्रीज़ कर दिया, वो करंट जो कि इस फोटो डायोड के अंदर डेवलप हुआ। लेकिन ये I1, I2, I3, I4 ये इंटेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डोंट मिक्स अप विद दिस। ये करंट रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इंटेंसिटी। आप चाहें तो करंट को हम स्मॉल I से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वरना मिक्सअप हो जाएगा। तो लेट वी कॉल इट एज अ स्मॉल I। दिस इज़ द टोटल करंट। सो टोटल करंट को भी स्मॉल I बोल दो, तो ये I डैश कह दो। यानी कि जो बाद में डेवलप हुआ फोटो करंट वो I डैश था, पहले वाला करंट I0 डार्क करंट था, और जो टोटल करंट हमें मिला वो था I डैश, और ये I हो गया। टोटल नहीं भी लिखना है तो सिंपली I। सो ऑल्दो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अब देख लेते हैं कि सिंबल क्या होता है। जो हम फोटो डायोड बनाते हैं उसका सिंबल क्या होता है। अगर आप सिंबल आप देखें तो फोटो डायोड को हम इस तरीके से दिखाई देते हैं, लेकिन हम साथ में दो लाइट सोर्स जो है इस पर लाइट फॉल करते हुए दिखा देंगे। इसमें ट्रायंगुलर साइड P होती है, वर्टिकल जो लाइन दिखा रहे हैं आपको ये N साइड होती है, और इस तरफ आप एनोड यानी कि नेगेटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट करते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल रिवर्स बायस में काम कर रहा होता है, तो नेगेटिव टर्मिनल एक तरफ और पॉजिटिव टर्मिनल दूसरी तरफ हम कनेक्ट कर देते हैं। एंड दिस ऑल्सो यू रिमेंबर कि जब तक आपकी एच न्यू EG से बड़ी नहीं होगी, यानी कंडीशन क्या है कि एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन EG, ओनली देन दी फोटोन जो पेयर बनाएगा, फोटोन एब्जॉर्ब होगा और फिर उस पर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर तभी बन रहा है जब आपका एच न्यू जो है वो EG से बड़ा है। अब यहाँ एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट आता है कि वाई फोटो डायोड इज़ प्रेफरेबली ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस मोड। तो हम फोटो डायोड को रिवर्स बायस मोड में ही क्यों करवाते हैं काम, हम फॉरवर्ड बायस में क्यों नहीं कराते। तो अब हम कहते हैं कि सपोज आप किसी भी डायोड का एग्जांपल लें, देयर वी नो दैट कि नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। हेयर आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ N टाइप। तो ऐसा कहाँ है, यहाँ मैंने N को ज़्यादा बड़ा मान लिया है और होल्स को कम माना है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मच मच ग्रेटर। तो ये कौन सी टाइप होगी? N टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। तो अगर N टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं। और जब एक फोटोन किसी भी सेमीकंडक्टर पे फॉल करेगा, यानी कि एक डायोड पे फॉल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहा है उसमें क्या है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी आ रहे हैं। तो अगर मैं N डैश की बात करूँ कि न्यू इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, पुराने जितने थे उसमें आपने जो चेंज आया, जो न्यू क्रिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये वो क्रिएटेड इलेक्ट्रॉन्स है, स्मॉल अमाउंट मान लेते हैं। ऐसे ही होल्स का भी नंबर इंक्रीज करेगा, तो नया नंबर हो गया P डैश एंड पुराना जितना था प्लस डेल्टा ऑफ P। लेकिन हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी ज़्यादा थे, तो अगर उसके अंदर जो स्मॉल चेंज आता है वो आपको न्यू नंबर दे देगा, न्यू नंबर क्रिएशन दे देगा। तो हम यहाँ पे एक ये कंडीशन तो हमने लिखी थी, और यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि डेल्टा N जो है वो डेल्टा P के बराबर है, यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द चेंज इन होल्स, उनके बराबर। तो अगर हम फ्रैक्शनल रेशो लें दोनों का, फ्रैक्शनल रेशो यानी डेल्टा N बाय N कर दें और इधर से हम डेल्टा P बाय P कर दें, तो अब P में जो वेरिएशन आया है डेल्टा P वो उतना ही है जितना N में आया, लेकिन P का नंबर कम है, P इज़ लेस इन मैग्नीट्यूड, तो ये फ्रैक्शन जो होगा वो बड़ा हो गया। तो दिस फ्रैक्शन इज़ मच मच ग्रेटर देन दिस फ्रैक्शन। यहाँ पर सपोज मैं एग्जांपल ले लूँ कि P अगर पहले थे 5 और N थे 100,
तो अब वेरिएशन अगर आता है और दोनों के पास 5 नंबर क्रिएट हो जाते हैं, तो ये तो रेशियो हो जाएगा 5/100, जबकि ये रेशियो हो जाएगा 5/5, ये आएगा 1 और ये आएगा 0 पॉइंट समथिंग 0.005, तो दैट मीन्स ये तो बहुत लेस हो गया और ये बहुत ज़्यादा हो गया। यानी हमारे लिए वेरिएशन को ऑब्जर्व करना माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए वो आसान हो गया। सो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हमें माइनॉरिटी करंट को ही ऑब्जर्व करना पड़े। अगर हमने फॉरवर्ड बाइसिंग कराई होती तो फिर हमें ऑब्जर्व करनी पड़ती फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट किसकी वजह से होती है, मेजॉरिटी की वजह से होती है, यानी डेल्टा n/n तब हमें ऑब्जर्व करना पड़ता, और वो फ्रैक्शन तो बहुत कम आ रहा है, यानी लेस आ रहा है, उसे ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल होता, उसे मेज़र करना बहुत मुश्किल होता। लेकिन यहाँ अब क्या हो रहा है, अब वेरिएशन आ रहा है माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, और माइनॉरिटी n टाइप में कौन होते हैं, होल्स होते हैं। तो अब होल्स में जो फ्रैक्शनल चेंज आया है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा है और उसे मेज़र करना आसान है। दैट इज़ वाई वी प्रेफर रिवर्स बाइसिंग इन दी फोटोडायोड। तो हम फोटोडायोड में रिवर्स बाइसिंग कराते हैं ताकि हम माइनॉरिटी करंट को ऑब्जर्व कर पाएँ, क्योंकि वो डोमिनेट कर रही है। माइनॉरिटी करंट का जो फ्रैक्शनल चेंज है वो डोमिनेट कर रहा है मेजॉरिटी करंट्स को, वेरिएशन को, तो इसीलिए हम इसे प्रेफर करते हैं। नाउ सम यूजेस आते हैं फोटोडायोड के। तो फोटोडायोड कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, मैंने तो सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स को पहले ही लिख दिया है, क्योंकि सिर्फ ये रटने वाले पॉइंट्स होते हैं, कुछ मगअप करना होगा आपको। फोटो डिटेक्टर्स में यूज़ होता है, लाइट ऑपरेटिंग स्विचेस में यूज़ होता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, लॉजिकल सर्किट्स में यूज़ होता है, ऑप्टिकल डीमॉड्यूलेटर्स में यूज़ होता है, और जहाँ पर भी आपको फास्ट रीडिंग ऑब्जर्व करनी हो, चाहे वो साउंड की हो, कंप्यूटर की हो, पंचिंग कार्ड्स की हो, उन सब में भी हम इस फोटोडायोड को यूज़ करते हैं। बेसिकली फोटोडायोड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं उनमें काफ़ी में आप एज ए स्विच, एज ए कम्युनिकेशन डिवाइस, एज ए लॉजिक सर्किट, कहीं ना कहीं आप उसे यूज़ कर रहे हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी एलईडी। एलईडी है लाइट इमिटिंग डायोड, और ये एक हैवीली डूब्ड फॉरवर्ड बायस मोड में काम करने वाली डायोड है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड ही, लेकिन हम इसके सिंबल में एरोज़ को आउटवर्ड दिखाते हैं, यानी कि ये क्या करती है, लाइट को इमिट करती है। जैसे हमने फोटो डायोड की बात की, तो फोटो डायोड में लाइट फॉल करती है तब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, लेकिन ये उसके रिवर्स प्रोसेस में काम कर रही है। वो फोटो डायोड काम कर रही थी रिवर्स बायस मोड में, एलईडी काम करती है फॉरवर्ड बायस मोड में। तो हमें ये पता होना चाहिए, एक तो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं ये हैवीली डूब्ड है। सेकेंड पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि ये किस में काम कर रही है, फॉरवर्ड बायस मोड में काम करती है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए, पता होने चाहिए कंपेयर करने के लिए। अब देखिए ये काम कैसे करती है। तो इसमें ये देखो मैंने सिंबल्स बनाए हैं, दिस इज़ अ सिंबल जो सर्किट के अंदर यूज़ होता है। तो अब की बार हमने पॉजिटिव, ये पी साइड है, ये एन साइड है। पॉजिटिव को अब हमें पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और इसको नेगेटिव, सो दैट कि बाइसिंग कैसी हो, प्लस मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग हो। यहाँ पर भी हम लेग रिप्रेजेंट करते हैं, एक को स्मॉल लेग दिखाते हैं, एक को हम लार्ज लेग दिखाते हैं। तो जो शॉर्टर वन है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, और जो बिगर वन होती है उसको हम कहते हैं प्लस। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसको पी टर्मिनल कह दो, पी वाली साइड कह दो, इसको आप एन साइड कह दो। तो नेगेटिव और पॉजिटिव से रिलेट कर सकते हैं। नाउ हाउ वी कनेक्टेड, हम इसे फॉरवर्ड बाइसिंग दे रहे हैं, तो ये सिंबल मैंने बनाया और इसके साथ आप एरो हेड लगा दीजिए, दैट मीन्स ये क्या बन गई, अब फॉरवर्ड बाइसिंग बन गई। अब फॉरवर्ड बाइसिंग में काम कैसा होता है, इसके अंदर भी आपको एक विंडो चाहिए, ट्रांसपेरेंट विंडो चाहिए, लेकिन अब हमें वो विंडो किस लिए चाहिए, हमें लाइट बाहर लाने के लिए वो विंडो चाहिए, अंदर डालने के लिए। पहले हम क्या कर रहे थे कि हम फोटो डायोड के केस में हमने ट्रांसपेरेंट शीट ली, लेकिन वो लाइट को जंक्शन तक पहुंचाने के लिए थी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग। तो अगर मैंने एक नॉर्मल पी एन जंक्शन ले लिया, ये पी साइड है, ये एन साइड है, हमें पता है यहाँ पर नेगेटिव जंक्शन साइड पे यहाँ नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं और ये इमोबाइल आयंस हैं, एंड इसको हमने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बाइसिंग मोड में कनेक्ट किया, एंड देन अगेन एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं, एंड फ्रॉम हेयर द लाइट विल कम आउट। व्हाट विल हैपन, एज इट इज़ हैवीली डूप्ड, तो क्या होगा, ये यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, हैवीली डूपिंग है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इम्प्योरिटी आपने ऐड की है, यानी कि नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी अमाउंट में है। बट क्या होगा कि पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से आए एंड होल्स जो हैं वो रिपल्शन फेस करते हुए दे विल क्रॉस द जंक्शन एंड दे विल मूव टुवर्ड्स दी एन रीजन। वैसे हम ये बता दें कि होल्स नहीं मूव करते, मूव करता है इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, लेकिन यहाँ होल्स जनरेट होते जा रहे हैं। तो अगर होल्स यहाँ क्रिएट हो रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली होल्स मूव कर गए, बट वहाँ पर होल्स क्रिएट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स ने जंक्शन क्रॉस करके इस तरफ आए हैं। तो
तो अब क्या होगा, नियर द जंक्शन, जैसे जो नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्रॉस करके जंक्शन इधर पहुंच गए, तो यहाँ पर होल्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। सेम ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जैसे उन्होंने जंक्शन क्रॉस की है तो दे माइट गेट कैप्चर्ड इन दी होल्स, वो यहाँ पर जो ऑलरेडी होल्स प्रेजेंट थे वो उनमें कैप्चर हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि पीछे से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जैसे ही जंक्शन के पास पहुँचें उन्हें एक ऑलरेडी सेट लेयर ऑफ होल्स मिल जाए और वो वहाँ जाके कैप्चर हो जाएं। तो अगर होल्स यहाँ कैप्चर हुए या होल्स ने इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लिया, अगर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स, पीछे से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे और वो यहाँ पर नियर द जंक्शन वो कैप्चर होते जाते हैं, या यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको होल्स ने कैप्चर कर लिया है जो क्रॉस करके उधर पहुंचे, उस दोनों ही सिचुएशंस में क्या हो रहा है, एक एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी अब की बार रिलीज होगी। जैसे फोटो डायोड में एच न्यू एब्जॉर्ब हुआ था, यहाँ पर एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या, और एच न्यू को हम क्या बोलते हैं, एच न्यू को हम बोलते हैं फोटोन। तो एक फोटोन जो है इस एनर्जी का रिलीज होगा, और वो फोटोन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही फोटोन आपको लाइट दे रहा है। और वो लाइट किस फॉर्म में आ सकती है, या तो इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में हो सकती है, या वो कलर्ड यानी विजिबल रीजन में भी हो सकती है। तो ये विजिबल लाइट देगा हमें, या जैसे कि इंफ्रारेड कह लो, या और रेडिएशंस भी इमिट करता है। जनरली हम इंफ्रारेड रे की बात करते हैं या फिर हम लाइट की बात करते हैं। तो व्हेन आई एम रिपीटिंग द होल प्रोसेस, जैसे ही फॉरवर्ड बाइसिंग हुई, इलेक्ट्रॉन होल्स जो हैं, होल्स यहाँ से इधर शिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, और कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रॉन होल्स की यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन नियर द जंक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि क्रॉसिंग हो गई है। अब जो बाद में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो इन होल्स में यानी इन माइनॉरिटीज़ के साथ पेयर बना लेंगे और एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी रिकम्बाइन हो जाएंगे और एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर देंगे। और यही एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें क्या दे रही है, विजिबल लाइट दे रही है या इंफ्रारेड रेडिएशन दे रही है। अगर हम इसके ग्राफ को कंपेयर करें तो ग्राफ विल बी सेम, जैसे एक नॉर्मल फॉरवर्ड बाइसिंग का ग्राफ होता है वैसे ही आपको यहाँ पर भी ग्राफ मिलेगा, लेकिन हर डिफरेंट कलर्स के लिए यू विल बी एबल टू फाइंड द डिफरेंट ग्राफ। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग का ही ग्राफ है, और यहाँ हम कह सकते हैं फॉरवर्ड करंट जा रही थी, फॉरवर्ड बाइसिंग का ग्राफ है, और इस तरफ हम ले लेते हैं पोटेंशियल आपने इंक्रीज़ किया और यहाँ थी करंट। तो करंट वर्सेस पोटेंशियल अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया तो यू विल गेट द डिफरेंट शेप लाइक दिस, और ये अलग अलग रेंज में हो जाएगा। जैसे रेड आएगा, फिर आपके पास कोई और कलर आ जाएगा, येलो आ जाएगा, देन और तो अलग अलग वेवलेंथ के लिए यू विल बी गेटिंग पहला इंफ्रारेड। और हर एक के लिए एनर्जी गैप की वैल्यू अलग अलग होती है, और वही डिसाइड करती है कि कौन सी एलईडी क्या इमिट करेगी। तो अगर आपने एलईडी डिज़ाइन की है और उसकी आपने एनर्जी गैप अलग रखा है तो उससे डिसाइड होता है कि कौन सा कलर वो इमिट करेगी। फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ वेरी मच क्लियर कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका फॉरवर्ड करंट इंक्रीज़ करता चला जाता है। तो यानी इंटेंसिटी किस बात पे डिपेंड करेगी, एलईडी कम डिम ग्लो कर रही है या ब्राइट ग्लो कर रही है, किस बात पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि कितना आपने फॉरवर्ड पोटेंशियल को बढ़ाया, यानी वोल्टेज को कितना, जितना जितना आप ये वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाओगे उतना ब्राइटनेस जो है एलईडी की वो इंक्रीज़ करती चली जाएगी। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये फिर वापस डिक्रीज़ कर जाती है, यानी सैचुरेशन तक पहुंचेगी। तो लेकिन इनिशियल स्टेट जो है ये फॉरवर्ड नॉर्मल फॉरवर्ड बायस से ही मैच करता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अगर आप कलर डिसाइड करते हो तो कलर किससे पता चल रहा है आपको, ईजी से, यानी बैंड गैप जिसे बोलो, बैंड गैप डिसाइड करता है कलर, पहला पार्ट। दूसरा, इंटेंसिटी कौन डिसाइड करता है, इंटेंसिटी डिसाइड होती है फॉरवर्ड करंट से, फॉरवर्ड करंट, तो मैं इसको लिख देती हूँ फॉरवर्ड करंट से। और फॉरवर्ड करंट किससे डिसाइड हो रहा है, ये पोटेंशियल से, क्योंकि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे आपका फॉरवर्ड करंट इंक्रीज़ करेगा और इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी, ग्लोइंग इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। अब यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि कितनी रेंज होती है एनर्जी गैप की, हमने बात की तो एनर्जी गैप की रेंज क्या हो सकती है। तो एनर्जी गैप की रेंज होती है फ्रॉम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अगर आप चाहते हो कि विजिबल लाइट इमिट हो, फॉर विजिबल लाइट फॉर विजिबल लाइट हमारी जो ईजी होना चाहिए वो कम से भी कम ग्रेटर होना चाहिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होना चाहिए। तो हम इसके लिए जनरली विजिबल लाइट अगर आपको यूज़ दिखानी है या इमिट करवानी है फ्रॉम दी एलईडी तो हम गैलियम आर्सेनाइड वगैरह यूज़ करते हैं जिसकी एनर्जी गैप 1.9 होता है। तो एक एग्जाम्पल है गैलियम आर्सेनाइड जिसके लिए एनर्जी गैप कितना होता है, वो कम से भी कम ग्रेटर देन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। अगर आपको इंफ्रारेड करानी है तो उसके लिए हम 1.4 यानी कि 1.8 से लेस भी हो सकता है फिर।
सो यहाँ लिख देती हूँ मैं, इंफ्रारेड के लिए ईजी क्या है, कम से भी कम सिमिलर टू कितना हो जाए 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो जाए तो चलेगा। तो उसमें मटेरियल हम वही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ थिकनेस और बाकी उसमें जो डोपिंग करते हैं वो इस लेवल की कर देते हैं कि एनर्जी गैप जो है वो 1.4 पर रह जाए। अगर एनर्जी गैप या बैंड गैप जो है वो आपका 1.9 के आसपास आ रहा है तो आपको विजिबल लाइट मिल जाएगी। तो ये जनरली गैलियम आर्सेनाइड रेड देता है, तो दिस गिव्स रेड कलर। एक बार वाइवा में या वाइवा क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये रेंज पूछ ली जाती है और कई बार पेपर में भी एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि कितनी रेंज होगी रेड कलर के लिए या कितनी रेंज चाहिए विजिबल लाइट के लिए। तो विजिबल लाइट इससे ऊपर कहीं पर भी इमिट हो सकती है, तो अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग है। अब बात कर लेते हैं एडवांटेज क्या है एलईडीज़ की। तो सबसे पहले बहुत ही लो कॉस्ट होती है, आपने देखा छोटी सी एलईडी होती है और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, मैन्युफैक्चरिंग भी ईजी होती है इसकी। पावर कंजम्पशन बहुत है, कंजम्पशन अगर आप दिवाली के टाइम पे देखें तो जो एलईडीज़ लाइट हैं उसमें आप 50-60 एलईडी लगा के एक बहुत अच्छा सा प्रॉपर डिज़ाइन बना, लेकिन फिर भी वो पावर बहुत कम कंज्यूम करेगी। और एक बड़े बल्ब्स लगाएं तो वो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कंज्यूम करती हैं, पावर लॉस ज़्यादा होता है, हीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें हीटिंग नहीं होती तो पावर कंजम्पशन जो है जो डिसिपेशन हो रहा है वो भी बहुत कम है। लॉन्ग लाइफ होती है, ख़राब नहीं होती है एलईडीज़ आसानी से, इनको वार्म अप टाइम की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है जैसे अब बल्ब देखा होगा नॉर्मली आपने कि इनिशियली वो धीरे ग्लो कर रहा है लेकिन बाद में धीरे धीरे थोड़ा टाइम लेकर वो पूरा फुल ग्लो कर जाता है। एलईडीज़ को ऐसा कोई नहीं चाहिए होता, उनको कोई वार्म अप टाइम की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएटली वो ग्लो कर जाती हैं। इसीलिए हम इनको ब्लिंकर की तरह भी यूज़ करते हैं। बहुत जगह पे ब्लिंकर यहाँ लिखा भी है मैंने, कैन बी यूज एज अ ब्लिंकर। फास्ट स्विचिंग कैपेबिलिटी होती है उनकी, स्विच ऑन स्विच ऑफ बहुत क्विकली हो जाती हैं। कैन इमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड वाइट लाइट ऑल्सो। आपने देखा होगा एलईडीज़ ऐसी भी आती है मार्केट में जो स्पेसिफिक कलर दे रही हैं, अगर स्पेसिफिक कलर है तो वो मोनोक्रोमेटिक है, और अब वाइट लाइट देने वाली भी एलईडीज़ आती हैं। तो विजिबल रेंज में ये बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ कलर्स भी दे सकती है और वाइट लाइट भी दे सकती है, तो ये एक इसका एडवांटेज है। कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, सीडी प्लेयर्स में यूज़ होती हैं, लेज़र प्रिंटर्स में यूज़ होती हैं, रिमोट कंट्रोल्स में यूज़ होते हैं, डिवाइसेस जितने भी आपके रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस कहना चाहिए था, तो और भी जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उन सब में यूज़ हो रही है ये। सो एक ऐड कर दिया मैंने, इन स्कैनिंग सर्किट ऑल्सो। सो इन स्कैनिंग सर्किट्स में कह लो इंडिकेटर की तरह यूज़ होती है, लैंप्स में यूज़ होती है, वॉचेज़ में, कैलकुलेटर्स में, जहाँ पर भी आपको छोटा सा, जैसे इनफैक्ट आपने रिमोट के बाहर आगे देखा होगा जो सेंसर टाइप यूज़ होता है वो एलईडीज़ वो काम करती हैं। वॉचेज़ में, कैलकुलेटर में, बर्गलर अलार्म में, रिमोट कंट्रोल में यूज़ होता है, ब्लिंकर की तरह यूज़ होती हैं, एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए। सो दीज आर ऑल दी यूजेस विच यू हैव टू लर्न। सभी याद करने की जरूरत नहीं, बट 3-4 आप याद रखें तो इन केस अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो यू मे आंसर दैट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी सोलर सेल। सोलर सेल की अगर हम बात करें तो बेसिक प्रिंसिपल जो इसके अंदर है ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है। इससे जंक्शन डायोड जो कि सोलर एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। सो पहला बेसिक काम तो इसका यही हो गया। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मेकिंग ऑफ द सोलर सेल। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, 2 लेयर लेते हैं हम, एक थिन लेयर ऑफ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर लेते हैं, उसके ऊपर हम कोटिंग करते हैं एन टाइप की, और एन टाइप के ऊपर भी हम कुछ फिंगर टाइप इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। ये जो लगी हुई है यहाँ पे ये फिंगर टाइप इलेक्ट्रोड्स हैं, और ये फिंगर टाइप शेप क्यों लेते हैं हम, ताकि जो लाइट फॉल कर रही है, जो सनलाइट फॉल कर रही है वो एक्चुअली नीचे जंक्शन तक पहुँच सके। हमने जो फैब्रिकेशन किया है पी और एन का वो दोनों लेयर्स भी काफ़ी थिन है, यानी जंक्शन तक लाइट जो है डायरेक्टली पहुँच सके। इसके लिए ऊपर टॉप पे जो मेटेलिक कोटिंग हम करते हैं उसको हम कहते हैं फिंगर इलेक्ट्रोड्स। तो इसका नाम भी लिखा हुआ, दिस इज कॉल्ड एज फिंगर इलेक्ट्रोड, एंड दिस फिंगर इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रंट कॉन्टैक्ट। सो लेट मी राइट डाउन, फिंगर electrode is called as front contact. सेम वे वी विल बी हैविंग अ बैक कोटिंग, ये भी एक मेटेलिक कोटिंग हम यहाँ पर दे देते हैं और इसको कहते हैं बैक कॉन्टैक्ट। तो जो बॉटम साइड है वो कहलाती है बैक कोटिंग। सो हेयर आई हैव रिटन कि अदर साइड इज कॉल्ड एज बैक कोटिंग, और दोनों ही किसकी बनी होती है, ये मेटेलिक होती हैं, दोनों ही मेटेलिक कोटिंग है। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए इसमें 3 डिफरेंट पार्ट्स में काम होता है। हालांकि वही प्रोसेस है जैसा कि हमने फोटो सेल में हमने बात की थी, फोटो डायोड में बात की थी।
सेम समवॉट सिमिलर है, लेकिन यहाँ हमें किसी बाइसिंग को नहीं देना होता। जैसे फोटोडायोड काम करती है रिवर्स बायस में, बट यहाँ हम कोई बाइसिंग, एक्सटर्नल बाइसिंग हम नहीं दे रहे, बल्कि यहीं पर जो प्रोसेस एक्ट करेगा वो ही आपका एक ईएमएफ सेटअप कर देगा, और वही जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट करेंगे या रेसिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो करवाएगा। तो प्रोसेस क्या हो रहा है? फर्स्ट पार्ट है जनरेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। सबसे पहला तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा। वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर कब बनेगा? जब यहाँ पर Hnu अमाउंट की एनर्जी फॉल करेगी, किस पे? इलेक्ट्रोड पे, यानी जंक्शन के ऊपर फॉल करेगी, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। और कंडीशन क्या होगी कि Hnu शुड बी ग्रेटर देन Eg, तो एनर्जी गैप से ज़्यादा होनी चाहिए Hnu अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर उससे कम होगी तो फिर कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं बनेंगे। तो पहला काम तो हमारा यही है कि लाइट को फॉल करवाएं जो Hnu अमाउंट की हो, जो एनर्जी गैप से ज़्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गया। अब दूसरा काम होगा सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो इसका सेपरेशन कराने के लिए क्या होगा? हमें पता है कि जंक्शन के अंदर एक फील्ड डेवलप होती है, फील्ड एक्ट करती है, और उस फील्ड की वजह से क्या होगा? पी साइड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। उस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाएंगे एन रीजन में और होल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे पी रीजन में। तो जो बैक कॉन्टैक्ट है वो हाई पोटेंशियल पे पहुंच गया, और जो फ्रंट कॉन्टैक्ट है यानी कि इलेक्ट्रोड जिसको हम कह रहे हैं, या यहाँ पर फिंगर इलेक्ट्रोड जिसको हमने बोला फ्रंट कॉन्टैक्ट, वो डिफरेंट पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल पे पहुंच गया। तो एक ईएमएफ जनरेट हो गया, और ये एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर देगा। दैट मीन्स द पी साइड, दिस पी साइड विल बी पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर मैं इसको एक डायोड, फोटो डायोड कह दूँ, तो अगर ये पी रीजन है, मिडल में पी रीजन इस साइड था, एन इधर था, तो यहाँ बैक कोटिंग थी एंड दिस साइड वॉज योर फ्रंट कोटिंग, यानी फिंगर लाइक जिसको हम कहते हैं। तो एक साइड एन रीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और पी जो है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और जब आप इसे कनेक्ट करोगे किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के साथ, यानी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ, देन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ कनेक्ट होते ही ये यहाँ पर आपका करंट फ्लो करवा देगा फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव, यानी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना इसमें शुरू हो जाएगा। फोटो करंट, फोटो वोल्टेज जो है उसकी वजह से आपको करंट मिल रहा है। नाउ इफ वी ड्रॉ द शेप ऑफ द graph, the graph is this way. if we plot a graph between voltage and the current, तो आपका ग्राफ इस तरीके से आएगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, हम करंट सर्किट को दे रहे हैं। यहाँ फोटो सेल या सोलर सेल जो होता है वो करंट देता है, लेता नहीं है। एंड V हेयर, इस पॉइंट पर जो V होता है उस V को हम बोल देते हैं, इस पॉइंट के V को, इस पॉइंट के V को बोलते हैं हम ओपन सर्किट वोल्टेज। और ये ओपन सर्किट वोल्टेज किस बात पर डिपेंड करती है कि कितनी सनलाइट वहाँ पे फॉल कर रही है। यानी जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी उतना ही आप ज़्यादा कह सकते हो कि इंटेंसिटी जो है या फिर पावर जो जनरेट हो रही है, आउटपुट पावर जो आपको मिल रही है सोलर सेल से, उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। और सिंपली वी कैन से जैसे जैसे सनलाइट इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेगी, जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है वैसे वैसे पावर ऑफ द आउटपुट पावर जो है सोलर सेल की वो इंक्रीज़ कर रही है। नाउ क्वेश्चन इज वाई सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड आर प्रेफर्ड एज ए मटेरियल फॉर द सोलर सेल। तो सोलर सेल के लिए हम इन्हें क्यों प्रेफर करते हैं? सोलर सेल डिज़ाइन करने के लिए जो हम मटेरियल चूज़ करते हैं उसके चॉइस के क्राइटेरिया होते हैं। सबसे मेजर क्राइटेरिया होता है उसका बैंड गैप। तो अगर हम बैंड गैप की बात करें तो बैंड गैप की जो रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो अगर हम कह रहे हैं सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड को हम क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनकी रेंज ऑफ एनर्जी गैप, सिलिकॉन की बात हो तो उसका एनर्जी गैप का रेंज होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम गैलियम आर्सेनाइड की बात करें तो गैलियम आर्सेनाइड के जो रेंज होता है वो होता है 1.43। तो ये इसका एनर्जी गैप का जो रेंज आता है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों का रेंज विद इन दी हमारी गिवन रेंज आ रहा है, इसीलिए इनको हम प्रेफर करते हैं फॉर मेकिंग सोलर सेल। इसके अलावा भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं और उसमें भी ये गैलियम आर्सेनाइड एज वेल एज सिलिकॉन फिट बैठते हैं। जैसे इनका कॉस्ट फैक्टर बहुत कम होता है, इनकी अवेलेबिलिटी इजीली होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, और ये
ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन भी, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन देते हैं। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम इनको प्रेफर करते हैं। तो बट मेनली इज़ द एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप जो है वो, या बैंड गैप जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, विद इन द रेंज में फिट बैठ जाता है। तो यूजेस की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। चार्ज करते हैं स्टोरेज बैटरीज को, रिस्ट वॉचेस, कैलकुलेटर्स में, स्पेस क्राफ्ट में, सोलर पैनल्स में इनको यूज़ किया जाता है। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है कि ये पोल्यूशन फ्री है, लॉन्ग लास्टिंग है और मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये मेंटेनेंस फ्री भी हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। हमने तीनों डिवाइसेस कर लिए हैं एंड देन वील ट्राई टू डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम द अदर बुक। एंड दिस चैप्टर इज़ क्वाइट शॉर्ट और लेकिन थ्योरेटिकल है, बट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।